नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न। ईडी, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी की साठगांठ जाहिर। दूसरा, आर्मी डे पर सरकार क्यों चुप रहती है। तीसरा, सर्जियो गौर का आना खतरे की घंटी। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह। सबसे पहले तो धन्यवाद अवध कॉन्क्लेव को सफल बनाने के लिए। लेकिन एक बार फिर से आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब है कि एक छोटी रकम आपको हर महीने हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारा आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। आपके इस आर्थिक सहयोग की हमें आवश्यकता है, क्योंकि चैनल तभी सुचारू रूप से चल सकेगा। तो सबसे पहली बात, ईडी, इलेक्शन कमीशन, बीजेपी की साठगांठ जग जाहिर। आज सुप्रीम कोर्ट में जो ममता बनर्जी वाला केस था, वो जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली के यहाँ दर्ज था। वहीं पे उसको सुना गया। ममता बनर्जी की तरफ से कपिल सिब्बल साहब, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी साहब, और सरकार की तरफ से तुषार मेहता साहब तो हैं ही। उसके बाद एक बैटरी ऑफ लॉयर्स। मूल रूप से जो आईपैक पे जो ईडी ने धावा बोला था, और ममता बनर्जी का ये आरोप था कि उनकी पूरी पोल स्ट्रैटेजी, उनके कैंडिडेट का डिटेल, उनकी सारा जो चुनावी जो भी स्ट्रैटेजी थी, उसको चुराने के लिए ईडी ने ये कार्रवाई की थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला आया और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगाई थी कि भाई हमें बचा लो, हमें बचा लो। सुप्रीम कोर्ट में तो उनको बचाना ही था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। लेकिन इस बीच हाई कोर्ट में ममता बनर्जी गई थी, क्योंकि वो एफआईआर करना चाहती थी ईडी के कंडक्ट और ईडी के व्यवहार के ऊपर, जो नहीं हो पाया। आज मैं इस बात को इसलिए रेखांकित कर रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट से हम सबको उम्मीद थी। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से वही ढाक के 3 बात। सुप्रीम कोर्ट किसी भी ऐसी चीज़ को पे कोई अंतिम निर्णय नहीं देती है। वो जनरली उस पर तारीख दे देती है कि चीज़ें अपने आप सुलझ जाएंगी। वही आज भी हुआ। इशू नोटिस हुआ। इशू नोटिस का मतलब उन्होंने ममता बनर्जी और वेस्ट बंगाल सरकार, इन सबको इशू नोटिस किया। उन्होंने रेफ़र किया, उन्होंने रिप्लाई मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ होम से भी। मिनिस्ट्री ऑफ होम का मतलब वही एक ही बात घूम फिर के। और वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को तो किया ही किया, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग को भी ये किया। एक लंबा फहरिस्त उन्होंने बनाई, क्योंकि वो किसी भी तरह से जो इलेक्शन कमीशन है वो वोट चोरी तो कर ही रही है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम के सरपरस्ती में ये भी कोशिश हो रही है कि वहाँ पे जो डीजीपी हैं, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट में हैं, उनको कैसे हटा के ऐसे लोगों को लाया जाए जो जब इलेक्शन कमीशन चोरी करे तो उस चोरी में आंख बंद करके सोते रहें। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ईडी पहले तो गया इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट, और वहाँ ये हल्ला मचाया कि आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के तहत हमें भी एक सेफ गार्ड है। ये जो देश ने आर्टिकल 14 और 21 जो राइट ऑफ फ्रीडम, बहुत से राइट्स हमारे प्रोटेक्ट किए हैं, वो इंडिविजुअल के हैं, वो भारत के नागरिक के हैं। ईडी जैसी संस्था के लिए वो नहीं है। लेकिन चलिए, अब ईडी तो ईडी है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ थोड़े तल्ख भी बयान दिए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो जिस तरह का हुआ वेस्ट बंगाल में, उसमें इट विल लीड टू लॉलेसनेस। ठीक है भाई। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो अभी 9 जनवरी को कलकत्ता हाई कोर्ट में जब ये मामला आया था, उस समय जो हुड़दंग मचा था, जिसकी वजह से केस नहीं सुना जा सका, उन्होंने कहा इस तरह की मॉबोक्रेसी को भी हम अप्रूव नहीं करते हैं। ये सब किताबी बातें रह गई, लेकिन मूल मुद्दे पे उन्होंने कुछ नहीं कहा। मूल मुद्दा एक कपिल सिब्बल और उठा रहे थे। वो जो बार बार कह रहे थे कि साहब ये जो मामला है, ये जब पिछला इलेक्शन आता है तभी ये मामले उठते हैं। फरवरी 2024 में लोकसभा इलेक्शन से पहले ये मामला आया, फिर पूरे करीब 3 साल इसमें कहीं कोई फाइल इधर से उधर नहीं ली। अब फिर से आ गया है स्टेट इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन। अब फिर से ये लोग जागे हैं और इसमें इन्होंने कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जो सबसे अचंभे वाली बात थी, ईडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी को हटाइए। उनका कहना है डीजीपी आई पे। दूसरी तरफ ममता बनर्जी का तर्क यह है
ममता बनर्जी के वकील का तर्क है कि ममता बनर्जी चूंकि जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी उनको प्राप्त है, तो उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है, और स्टेट गवर्नमेंट के पुलिस हेड के नाते डीजीपी को भी वहां आना पड़ा था। खैर, अब वो पूरी तरह से ईडी इस पे है। ईडी क्या है? बीजेपी सरकार और इसी इलेक्शन कमीशन चाहती है कि ये अधिकारी वहां से हटें। मुझे लगता है अंततः अधिकारियों को कुछ ना कुछ करके हटाएंगे। अब देखने की बात यह है कि ममता बनर्जी इसको कैसे हैंडल करती हैं। लेकिन अभी तक इसमें कहीं ये बिल्कुल क्लियर है, जो मैं कई बार अपने दूसरे शोज़ में भी कह चुका हूं, कि कबड्डी के खेल में जैसे दो पाले होते हैं, एक आप अपने यहाँ खेल रहे होते हैं और एक आप दूसरे के पाले में जाके खेल रहे होते हैं। तो इस समय ममता बनर्जी इस केंद्रीय सरकार और बीजेपी के पाले में जाके कबड्डी ईडी कर रही हैं। वो ऑफेंसिव हैं, वो ऑन द रन है, मतलब ऑन द रन नहीं, बीजेपी इज ऑन द रन, एंड वो आगे चल रही हैं। अब वो इसको कितना, इस मोमेंटम को कायम रख पाती हैं, वो एक बंगाली प्राइड को कितना कायम रख पाती हैं, देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से किसी राहत की उम्मीद तो नहीं थी, और जैसी हम सबकी उम्मीद थी उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर भी दिया। अब दूसरी बात, आर्मी डे पर सरकार चुप क्यों रहती है? आर्मी डे तो एक बड़ा उत्सव है, और मैं आपको इसलिए बता दूं कि देश में कितने लोग, आज आर्मी डे है। आर्मी डे कब होता है, क्यों होता है, इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है। और सरप्राइजिंगली सरकार की तरफ से कोई, जो आप देखते नहीं है ऐड छपते हैं, फलाना के ऐड, उनके ऐड, इनके ऐड, इस पर कोई ऐड मैंने नहीं देखा। हाँ, वो कौन सी खैतान कंपनी है जो शराब बनाती है, उस शराब कंपनी का कौन सा एक रेडिको खैतान या करके, उसके ऐड आए हैं पूरे फुल पेज। शायद उसको लगता होगा कि यही देशभक्ति दिखाने का मौका है। थोड़ा मैं इसको लगता है कि आर्मी डे को, और मैं इस पर भी बात करूंगा कि सरकार क्यों नहीं दिखाती है। हर चीज़ में पॉलिटिक्स, उसको लगता है कि इसमें भी अगर ज़्यादा तारीफ करेंगे तो कहीं दूसरी पार्टी का कुछ भला ना हो जाए। ये चीज़ समझने वाली है कि आर्मी डे अगस्त नहीं, पहले, उससे पहले ये समझ लीजिए कि तीन वो होते हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी। तो एयरफोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को, और 8 अक्टूबर की सिग्निफिकेंस क्या है? 8 अक्टूबर 1932 में भारत की पहली स्क्वाड्रन बनी थी, पहली एयरफोर्स की टुकड़ी लॉन्च हुई थी, इसलिए 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। नेवी डे की सिग्निफिकेंस क्या है? नेवी डे 1971 की लड़ाई में, जब बांग्लादेश की लड़ाई थी, भारत की नौसेना ने कराची जो बंदरगाह था उसको बिल्कुल तहस नहस कर दिया था, और वो विक्ट्री सेलिब्रेशन के रूप में हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे मनाया जाता है। उसी तरह से 15 जनवरी को आर्मी डे बनता है। आर्मी डे का ये समझ लीजिए कि जब भारत आज़ाद हुआ तो भारत के जो पहले 2 जनरल थे वो गोरे थे। 15 अगस्त 1947 में देश आज़ाद हुआ। पहले जनरल लॉकहार्ट, दूसरे जनरल बुकर या बुचर, जैसे भी आप उनको बोलिए। और भारत के इंडियन, एक भारतीय पहला जनरल 15 जनवरी 1949 को जनरल करियप्पा ने ये संभाला। और जनरल करियप्पा का मैं इसलिए बता दूं, जनरल KM करियप्पा जो बाद में फील्ड मार्शल हुए, वो पहले फर्स्ट कमांडर इन चीफ हुए, इंडियन कमांडर इन चीफ। इनके कुछ चीज़ें इसलिए आपको जानना जरूरी है कि करियप्पा का एक डिस्टिंग्विश करियर था। वो द फर्स्ट इंडियन मिलिट्री ऑफिसर टू अटेंड स्टाफ कॉलेज, फर्स्ट इंडियन टू कमांड अ बटालियन, और सबसे बड़ी बात यह है कि 1919 में ये इनका कमीशन हुआ था। जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी लड़ी, और ये 1945 में ब्रिगेडियर हुए, 1947 में ये मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, ये सब होते गए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 1945 में ये ब्रिगेडियर हुए थे, तो पाकिस्तान के बाद में जो शासक हुए, जो प्रेसिडेंट हुए, जनरल अयूब इनके अंडर नौकरी किए थे। ही सर्व्ड अंडर फील्ड मार्शल करियप्पा। एक चीज़ और है कि जनरल करियप्पा का एक अहम किरदार इसलिए था कि जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो देश का बंटवारा हुआ था, और बंटवारे में सारी चीज़ों का भी बंटवारा हुआ था। मतलब राष्ट्रपति भवन के चम्मच और कांटे तक बांटे गए थे, हमारे सारे एसेट्स बांटे गए थे। उसी तरह से सेना के भी जो एसेट्स थे वो बांटे गए थे, और उस काम का जो ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी भारत की तरफ से थे वो जनरल करियप्पा थे। जनरल करियप्पा का 1-2 चीज़ें और इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं
कि जनरल करियप्पा को जब जब जनरल के पद पे ये हुआ कि अब कौन जनरल बनेगा, ये ब्रिटिश जनरल साहब रिटायर हो रहे थे, जनरल बुकर, तो उस समय दो लोग और थे, जनरल नागेश और जनरल नथू सिंह। हर एक आदमी जनरल बनना चाहता था, सब बराबर के थे, शायद जनरल नागेश थोड़ा सीनियर भी थे। जब इन लोगों से बुला के पूछा गया तो इन दोनों लोगों ने कहा कि नहीं, जनरल करियप्पा को ही जनरल बनना चाहिए, क्योंकि शायद वो कॉम्पिटेंट या उनकी जो सर्विस और उनके वो रिकॉर्ड्स बेहतर थे। बाद में मैं ये बात को सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि दोनों लोगों ने डिक्लाइन किया था। जनरल करियप्पा का आर्मी डे की बात हो रही है, इसलिए ये भी समझ लीजिए, क्योंकि ये फिर दोबारा कहीं किताब के उसमें खो जाएगा। हिंदुस्तान में जब फौज लड़ती थी तो उसके दो बड़े प्रमुख स्तंभ होते हैं। एक टेरिटोरियल आर्मी, जो जिसमें आप देखते हैं धोनी कभी बने हुए घूम रहे हैं, तो कभी ये सब लोग टेरिटोरियल आदमी के। आम आदमी भी टेरिटोरियल आदमी में जा सकता है, एक शायद 40 साल की उम्र तक। वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है आपका। उसकी स्थापना करने वाले जनरल करियप्पा थे। फील्ड मार्शल हो गए थे लेकिन उस समय जनरल थे। और दूसरा, एनसीसी को भारत में जिस तरह का बढ़ावा मिला, उसमें भी जनरल करियप्पा का एक बड़ा रोल था। जनरल करियप्पा का एक बात और जान लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में एक बहुत सी चीज़ें कही जाती हैं कि नेहरू थे, नेहरू ने ये किया, आईएनए को नहीं आने दिया। जनरल करियप्पा ने इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस वाली, जब वो आई तो इन्होंने पत्र लिख के कोशिश की थी कि जनरल सहगल और जितने लोग थे, जनरल ढिल्लो, अब जनरल नहीं, कर्नल सहगल, ढिल्लो साहब, इन सबको रिलीज़ किया जाए। लेकिन नेहरू का बहुत इसरार था और ये सारी चीज़ें दस्तावेज के रूप में हैं। नेहरू चाहते थे कि आईएनए के जो सैनिक हैं उनको भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाए। इस पे जनरल करियप्पा ने, जिसको कहते हैं, ही पुट हिज फुट डाउन, ही सेड नो, जीरो टॉलरेंस। उनका तर्क ये था कि एक ऐसी बॉडी जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड हो वो देश के सुरक्षा में नहीं आ सकती। एनीवन विथ अ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द इंडियन आर्मी, पीरियड। और ये मामला इतना बढ़ा कि एक स्टेज ऐसी आई जब नेहरू इस पर इंसिस्ट कर रहे थे कि आईएनए वालों को इसमें रखिए, तो नेहरू के सामने इन्होंने अपना त्यागपत्र देने का कहा था कि मेरे रहते नहीं होगा, आई विल रिजाइन। एंड देन नेहरू को पीछे हटना पड़ा था और आईएनए हिंदू भारतीय, इस पर बहुत कंट्रोवर्सी होती है क्यों नहीं आईएनए को लिया गया। पाकिस्तान में लिया गया था और उसके जो बाद के वो हैं उसके रिजल्ट्स वर नॉट गुड। होना चाहिए था, वो उनको कैसे ट्रीट किया जाता वो एक अलग बात है। लेकिन जनरल करियप्पा ने कॉन्शियस डिसीजन ये लिया था कि नहीं, आईएनए वाला को भारतीय सेना में, रेगुलर सेना में ये नहीं लिए जाएंगे। दूसरा इनका डिसीजन इंपॉर्टेंट था, जब देश का संविधान बना तो देश में रिजर्वेशन लागू हुआ शेड्यूल ट्राइब के लिए। इसको भी करियप्पा साहब ने कहा कि नहीं, फौज में कोई रिजर्वेशन नहीं एक्सेप्टेबल है और फौज में आज भी कोई रिजर्वेशन नहीं है। आईएनए का अपोज तो आईएनए के लोगों का अपोज किया था, लेकिन भारतीय सेना में जय हिंद का एज अ वेलकम, एज अ सैल्यूटेशन, एज अ अभिवादन, ये लाने वाले जनरल करियप्पा थे जिन्होंने जय हिंद को लाया वहाँ। डायरेक्टरेट ऑफ रीसेटलमेंट बहुत काम किए उसके बाद, डायरेक्टर ऑफ रीसेटलमेंट वाले हैं। मैं दो इसके साथ और आप लोगों को याद दिला दूं, क्योंकि मैंने एयरफोर्स डे, नेवी डे और आर्मी डे बताया। भारत के सेना के जो शौर्य हैं उसमें दो होता है, एक विजय दिवस। अब विजय दिवस जो ओरिजिनली है वो 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर 1971। कारण यह है कि उस दिन बांग्लादेश के ऊपर हमारी विजय थी। 93,000 लोगों ने हमारी देश के सामने आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान की सेना के ने एक बड़ी जीत थी और इसलिए उसको विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमने कुर्बानी भी बहुत दी थी, हम मुश्किल के हालात से जीते और एक डिसाइसिव विक्ट्री थी जहां पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे। मालूम नहीं क्यों ये जो सरकार है ये बहुत ठंडी रहती है विजय दिवस के मामले में। 1971 में ही हुआ था, 2021 में 50 साल पूरे हो रहे थे, सरकार की तरफ से कुछ नहीं हुआ था। मुझे ठीक से याद है कि वो 3-4 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक करीब वो 13-14 दिन का एक लगातार सीरीज़ मैंने रोज की थी इस विजय दिवस के उसमें, क्योंकि देश के उस गौरव का क्षण है जब आपको भी अपना यू फील प्राइड फॉर द नेशन, यू फील दैट मेरा एक ऐसा देश है जिसमें आपको अपने देश पे अभिमान होता है। सरकार नहीं करती, क्योंकि सरकार को डर ये लगता है कि अगर वो इसको करेगी तो लोगों को इंदिरा गांधी की याद आ जाएगी और फिर मोदी जी को लगता है कि इंदिरा गांधी के सामने तो मोदी जी को कोई पूछेगा नहीं,
क्योंकि मोदी जी तो सिर्फ 56 इंच की छाती की सीने की बात करते हैं, और वैसे चीन के सामने कुछ भी अपनी गलवान हो चाहे वो हो, उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसलिए उन्होंने 16 दिसंबर को भुला दिया है। यहां पे लोग क्या याद करते हैं, 26 जुलाई को भी करगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। करगिल ठीक है, भारत ने 4-5 जो बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी उसमें करगिल था, लेकिन करगिल के मुकाबले 1971 का जो देश ने जो कुछ दिया था, जितने हमने खोया था, जो सेक्रीफाइस था, वो ज़्यादा बड़ा था। तो विजय दिवस तो 16 दिसंबर को ही रहेगा। अब तीसरी बात, सर्जियो गौर जो नए एम्बेसडर हैं अमेरिका के, सर्जियो गौर का आना खतरे की घंटी। मैं सर्जियो गौर का आना खतरे की घंटी इसलिए बोल रहा हूँ, वो करीब 4-5 महीने बाद भारत पहुँचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बहुत खास हैं, बहुत यंग हैं, अभी 39 साल उम्र है, मतलब 39 ईयर्स। 39 साल के उम्र में तो लोग क्या, मतलब आज की तारीख में आप अपने घर में अपने 39 साल के लड़के को, जो 60 साल का आदमी है, उसको साथ में बैठने भी नहीं देगा। लेकिन सर्जियो गौर ना केवल भारत की बल्कि सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया के स्पेशल इन्वॉय होकर आए हैं। यहाँ का भविष्य क्या होगा, इसके रचयिता में उनका भी नाम कहीं ना कहीं होगा। वो अच्छा, वो भी इस नई जनरेशन के हैं। तो जब वो आए हैं तो जो धूम धड़ाका ये सब हुआ है, खूब इवेंट हुआ है बड़ा, जो हमारे मोदी जी को भी अच्छा लगता है, उसी तरह के कुछ उनको भी अच्छा लगता है। कल जो आए खूब धूमधाम से उनके स्वागत सत्कार हुआ है, और उनको ये सब, वो अपने आए हैं 3-4 महीने बाद, उनको ज्वाइन कर लेना था 4 महीने पहले, लेकिन अब पहुँचे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के बिल्कुल खासम खास। और उन्होंने कल ही स्टेटमेंट दिया कि अभी जब मैं आया तो मैं जब इंडिया गेट से पास हो रहा था तो मैंने फ़ोन किया ट्रंप को, और ट्रंप को मैंने बताया कि मैं इंडिया गेट से पास हो रहा हूँ। मतलब वो ये बता दिया कि मैं ट्रंप का कितना हूँ कि कभी भी फ़ोन उठा के बात कर ली, मैं इधर से जा रहा हूँ, आज मैंने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा में नमक कम था, मिर्चा कम था, इस तरह की बातें वो उन्होंने धीरे से अपनी आपको बताई हैं। उन्होंने जब प्रेस से बात की तो उन्होंने बताया कि भारत के लिए है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, और ये दोस्ती तो है ही, लेकिन सच्चे दोस्तों में भी असहमति होती है, ये सब बातें कर रहे हैं। ये नहीं बता रहे हैं कि उनके जो बॉस हैं वो हमारे जो विश्वगुरु हैं इनकी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हैं, इस पर वो चुप हैं। उन्होंने एक चीज़ और कही जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है स्टेटमेंट। अब वो देखिएगा कि सारे पॉलिसी स्टेटमेंट बजाय अमेरिका के व्हाइट हाउस या अमेरिका के आने से, अब वो ये आपको भारत में ही सुनने को मिलेगा। उन्होंने बताया कि पैक्स सिलिका का जो अभी हमने एक बनाया है एक इनिशिएटिव, उसमें अगले महीने भारत को भी बुलाया जाएगा उसमें की मेंबरशिप के लिए। पैक्स सिलिका बेसिकली सिलिका बेस्ड जो जितने टेक्नोलॉजी है उसकी एक बात है, उसका एक इनिशिएटिव है, और अमेरिका इस सारे लोगों को बांध रहा है। वो अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को ठीक करने के लिए सिलिका का वो ये सब काम कर रहा है। उसके मेंबर कौन कौन हैं? उसके मेंबर जापान को उसने बनाया है, साउथ कोरिया को बनाया है, यूएई को बनाया है, उसमें चीन मेंबर नहीं है। तो उसमें उसके जितने पिछलग्गू देश हैं वो सब उसके पीछे पीछे जी हजूर जी हजूर जी। उसमें भी भारत को फर्स्ट इंस्टेंस में उसने वो नहीं बनाया है। उनका एम्बेसडर कह रहा है कि अगले महीने आपको बुलाया जाएगा इसमें। मतलब एक तो वो सेंस ये ले रहे हैं कि देखिए इनके यहाँ इस तरह से करने में कितनी बेइज्जती होती है। आपने पहली बार में हमें क्यों नहीं बनाया जब जापान, साउथ कोरिया और यूएई को बना रहे थे? आर वी सेकेंड रेटेड टू एनी ऑफ दिस कंट्रीज? नंबर 1। नंबर 2, आप ये भी पानी टेस्ट कर रहे हैं कि देखिए यहाँ क्या होता है। जो यहाँ जी हजूरी का हमारा है तो हम इसी में खुश रहें, वाह 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 करने लगेंगे कि हम कहेंगे नहीं हम इस तरह के किसी इनिशिएटिव में हम नहीं पार्ट लेंगे, हमारे लिए उसमें क्या है? नहीं, लेकिन हमारी तो ये हिम्मत कहने की है नहीं। उन्होंने ये भी बताया कि ट्रेड डील हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप उसकी कोई चिंता मत करिए। जो मुझे जो ज़्यादा चिंता लगती है वो एक ज़्यादा चिंता ये है कि एक तो इवेंट वाले हैं तो खूब धूम धड़ाके से करेंगे। दूसरा सर्जियो गौर की जो एक मुझे एक खतरा लगता है, वो ऐसे व्यक्ति नहीं है कि चुप बैठे, वो भारत के आंतरिक अंदरूनी मामलों में भी अब देखिएगा टिप्पणी करेंगे, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे हम लोग। अगर आपको याद हो तो वो जो पाकिस्तान में यूएसए का एम्बेसडर बैठा हुआ था वो पीओके जाता था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जाता था, और उसको आज़ाद कश्मीर होके वो एड्रेस करता था। और जब हमने इसका ऑब्जेक्शन किया भारत सरकार ने तो उसने कहा इससे आपसे क्या मतलब, मैं तो कई बार जाता हूँ। इस तरह की बातें उसने कही थी। सर्जियो गौर से हमें ये लगता है कि वो आज देखिएगा वो जब यहाँ बैठ गया है
तो वो भारत और पाकिस्तान को एक ब्रैकेट में रखेगा। ही विल डील विद देम। हमें और चीन को एक ब्रैकेट में नहीं रखेगा, वो हमें पाकिस्तान के साथ रखेगा, इसका खतरा है। और दूसरा जो मैंने खतरा पहले ही बताया कि वो भारत के अंदरूनी मामलों में टीका टिप्पणी करेगा, जो हमारे विच विल नॉट बी वेरी गुड फॉर द कंट्री। आज इतना ही। थैंक यू सो मच।